तो दोनों परिस्थिति आपको समझ में आई, परंतु दोनों परिस्थितियों में कुछ रोचक अंतर भी है। प्रथम स्थिति में विभिन्नता एक सामान्य विभिन्नता बनी क्योंकि इसमें उत्तरजीविता के लाभ की स्थिति थी। प्रथम स्थिति में विभिन्नता एक सामान्य विभिन्नता बनी क्योंकि उसमें उत्तरजीविता के लाभ की स्थिति, मतलब जो हरे भ्रंग पैदा हुए ना, जो हरे रंग पैदा हुए उसमें उसके जीने में, उसको जिंदा रहने में जो प्रकृति थी वो मदद कर रही थी। हरे पत्ते में वो छुप जा रहे थे, जिसके कारण से कौओं ने केवल लाल कौओं उसको खाया। तो उत्तरजीविता उसको जो जिंदा रहने के लिए उसको लाभ मिला, फायदा मिला। दूसरे शब्दों में यह एक प्राकृतिक चयन था। प्रकृति के वातावरण के कारण से प्रकृति ने उन हरे भ्रंगों को बचा लिया। प्रकृति नहीं चाहती थी कि लाल रंग बचे, लाल रंग के भ्रंग बचे, कीट बचे, इसके कारण से उन्होंने जो है उसको बचा लिया। हम देख सकते हैं कि प्राकृतिक चयन कौओं द्वारा किया गया। जितने अधिक कौए होंगे उतने अधिक लाल भ्रंग उनके शिकार बनेंगे तथा समष्टि में हरे भ्रंगों का अनुपात बढ़ता जाएगा। अतः प्राकृतिक चयन भ्रंग समष्टि की में विकास की ओर ले जा रहा है। ये भ्रंग समष्टि में अनुकूल दर्शा रहा है, जिससे समष्टि पर्यावरण में और अच्छी तरह से रह सके। मतलब हरे हरे रंग के बीटल्स जो है जो कीट हैं वही रह सके, प्राकृतिक चयन हो रहा है। दूसरी स्थिति में रंग परिवर्तन से अस्तित्व के लिए कोई लाभ नहीं मिला। वास्तव में यह मात्र एक संयोग था। दुर्घटना के कारण एक रंग की भंग समष्टि बच गई, जिससे समष्टि का स्वरूप बदल गया। मतलब जो नीले रंग पैदा हुए थे उसमें कोई उनको रंग में परिवर्तन जो आया उससे कोई फायदा नहीं हुआ। उनका लक अच्छा था कि हाथी का पैर रखाया और जो है वो लाल भ्रंग सबसे ज्यादा खत्म हुए और नीले भ्रंग जो है वो बच गए। तो वहां से उसकी दुर्घटना एक संयोगवश था, को इंसिडेंट था कि नीले ही बचे। तो दूसरा वो वाला ये था, यदि भ्रंग की समष्टि का आकार बड़ा होता तो हाथी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर वो ज्यादा होती संख्या में भ्रंग की, एक एक ही छत्ते का, मतलब एक ही जगह का उन्होंने उदाहरण लिया हुआ था, अगर वो बहुत पूरा ज्यादा संख्या में है बीटल्स तो उनका कोई ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, जो कि नॉर्मली होता है, जो कि नॉर्मली होता है। अतः छोटी समष्टि में दुर्घटनाएं किसी जीन की आवृत्ति को प्रभावित कर सकती हैं, जबकि उनका उत्तरजीविता हेतु कोई लाभ ना हो। यह आनुवंशिक अपवाद का सिद्धांत है जो बिना किसी अनुकूलन के भी विभिन्नता उत्पन्न करता है। अब तीसरी स्थिति को देखिए, इसमें भ्रंग समष्टि बढ़ना प्रारंभ करती है। झाड़ियों में पादप रोग रोग लग जाते हैं, भ्रंगों के लिए पत्तियां कम हो जाती हैं, परिणामतः भ्रंग अल्प पोषित रह जाते हैं। तीसरा वाला डायग्राम देखोगे यदि आप, तो क्या हो गया, पत्तियां जो है वो कम उत्पन्न हुई, ज्यादा उत्पन्न नहीं हुई। उसके कारण से पोषण कम मिला तो ये सुखटे हो गए, दुबले पतले हो गए, दुबले पतले हो गए, और संख्या में भी थोड़े से कम हो गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे ही प्रति वापस परिणामतः भ्रंग अल्पोष रह जाते हैं। भ्रंग के औसत भार में अपेक्षाकृत कमी आई। कुछ वर्षों बाद इस दुर्भिक्ष की स्थिति में भ्रंगों की कुछ पीढ़ियों के उपरांत जब पौधों के रोग समाप्त हो जाते हैं, भोजन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होती है, तब भ्रंगों के भार में क्या परिवर्तन आएगा इस पर विचार कीजिए। तो भार वापस आ जाएगा, उनका गेन कर जाएंगे वो। तो भ्रंग जो है वो, कुछ हद तक मैं गलत उदाहरण ले रहा हूँ, लेकिन इस तीसरी कंडीशन में भारतीयों का भी उदाहरण ले सकता हूँ, इंडियंस का भी उदाहरण ले सकता हूँ। यदि इंडियंस को कंपेयर करोगे आप, हमारे पूर्वजों के बारे में बहुत सारे, जैसे महाराणा प्रताप के बारे में बोला जाएगा, अच्छी खासी हाइट थी, हट्टे कट्टे थे, बहुत हेल्दी थे, ये सारी चीजें बोली जाएंगी। अब औसत इंडियंस की जो हाइट होती है वो कम रह जाती है। अगर आप अमेरिकन या कैनेडियन या वेस्ट इंडियन से तुलना करोगे तो इंडियंस की हाइट जो है, आप विराट कोहली की हाइट देख लो क्रिस गेल से या किसी से कंपेयर करके, उतनी ज्यादा नहीं होगी उनकी हाइट। तो नॉर्मल एवरेज इंडियन की हाइट जो है वो कम रह जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियंस की हाइट आगे भी कम रहेगी। हो सकता हो, चांसेस हैं अभी जो इंडियंस की हाइट है वो कई सालों के पोषण में कमी के होने के कारण से हो, हेल्थ में, जो हम खाना खाते हैं उसकी लंबी हैबिचुअल आदत के कारण से, क्योंकि हमने लंबे समय तक जो है अपने शरीर पर केवल ज्यादातर जो है वो कार्बोहाइड्रेट खाया है हम लोगों ने, प्रोटीन बहुत कम खाया है इंडियंस ने। तो अब धीरे धीरे जैसे ही उसकी आदत पता चलेगी हमको और हम वो कंज्यूम करना शुरू करेंगे प्रोटीन वगैरह, तो हो सकता है आगे आने वाली पीढ़ी जो है वो अट्टे कट्टे लंबे चौड़े इंडियंस की हो और होगी। ऐसा हो सकता है ना। तो जरूरी नहीं है कि अभी अगर इंडियंस की हाइट छोटी है तो आगे भी इंडियंस जो है वो हमेशा छोटे रहेंगे, है ना। ये लंबी एक खाने पीने की प्रवृत्ति के कारण से ऐसा हो सकता है। उपार्जित और आनुवांशिक लक्षण, हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि लैंगिक जनन करने वाले जीवों में युग्मक अथवा जनन कोशिकाएं विशिष्ट जनन ऊतकों में बनते हैं। यदि विभुक्षण के कारण भंगों के शरीर में भार में कमी आती है तो इससे जनन कोशिकाओं के डीएनए संगठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वेट में अगर कमी आ रही है तो डीएनए कुछ चेंज नहीं होता। अतः विभुक्षण के कारण यदि समष्टि में कुछ भ्रंग कम भार के हो भी तो इससे विकास की संज्ञा नहीं दी जा सकती। इसका मुख्य कारण इस लक्षण का वंशानुगत ना होना है। जो भार है ना,
वो वंशानुगत नहीं है। अगर माता पिता मोटे हैं या फिर हेल्दी हैं बोलूंगा मैं, तो उसका जरूरी नहीं है कि जो संतान होगी वो भी हेल्दी ही होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो भार है वो वंशानुगत लक्षण नहीं है, वंश में जाता नहीं है, वो उपार्जित लक्षण है। वो खाना खाने के कारण से, फैट जमा होने के कारण से हुआ है। इसका मुख्य कारण लक्षण का भैया, मतलब, हाँ मैं डर गया एकदम से। हाँ। सॉरी। हाँ कोई दिक्कत नहीं। भैया, लंबाई वंशानुगत लक्षण हो सकता है? हाँ, लंबाई हो सकता है। कई ऊतकों में होने वाले क्योंकि परिवर्तन, हाँ। सॉरी भैया, सॉरी सॉरी। हाँ कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं पूछना भैया, आप पढ़ा दो। आप बोल ही लो क्या पढ़ेंगे। नहीं भैया, मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि मेरे पापा मम्मी मैं भैया बहन सब लंबे हैं, इसीलिए पूछ रही थी। और हाँ आपने भार वंश, का बोल दिया, आनुवांशिक नहीं 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 है। नहीं, भार जो है वो गेन किया जा सकता है खाने की प्रवृत्ति पे। हाइट जो है वो कई हद तक आनुवांशिक लक्षण है। उसमें जो है वो दादा या पापा की हाइट आपको मिलती है। मेरे ख्याल से तो है, एक बार कंफर्म और कर लूंगा मैं, आपका होगी तो अभी क्लास के बाद। कई ऊतकों में होने वाले परिवर्तन लैंगिक कोशिकाओं के डीएनए में नहीं जा सकते। कई ऊतकों में होने वाले परिवर्तन लैंगिक कोशिकाओं के डीएनए में नहीं जा सकते, मतलब जैसे त्वचा की कोशिकाएं हैं जहाँ पूर्ण विभाजन हो रहा होता है कोशिका का, जो वो लक्षण ग्रहण करेंगी, वो जरूर वो जो है वो लैंगिक जनन की कोशिकाओं में नहीं जाएंगे, वहां पर नहीं जाएंगे, वो लक्षण वंशानुगत नहीं होंगे। आपकी त्वचा पर कोई चोट लगी हुई है, कोई निशान लगा हुआ है, कोई मार्क लगा हुआ है, कोई आपको मतलब आपकी हड्डी टूट गई है, या फिर आपकी जो है वो चमड़ी अलग हो गई है, या उंगली कट गई है किसी दुर्घटना के कारण से, वो लक्षण वहीं रह जाएगा, वो संतान में नहीं जाएगा। वो आपके द्वारा जो है वो अर्जित किया गया लक्षण है, इसलिए इसे जैव विकास नहीं कह सकते। आइए जानते हैं कि अर्जित अनुभव लक्षण, अर्जित अनुभव या लक्षण जैव प्रक्रम द्वारा अगली पीढ़ी को वंशानुगत नहीं होते हैं, प्रयोग द्वारा समझते हैं। यदि हम पूंछ वाले चूहों का संवर्धन करें, हाँ यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। यहाँ यदि हम पूंछ वाले चूहों का संवर्धन करें तो उनकी अगली पीढ़ी की संतति में की भी पूंछ होगी, जैसा कि हम अनुमान लगा रहे थे। अब यदि इन चूहों की पूंछ को कई पीढ़ी तक काटते रहे, तो क्या इन चूहों से बिना पूंछ अब यदि इन चूहों की पूंछ को कई पीढ़ी तक काटते रहे, तो क्या इन चूहों में बिना पूंछ वाली संतति प्राप्त होगी? मतलब ये बोल रहे हैं, यदि मान लीजिए पूंछ वाले चूहे हैं, पूंछ वाले चूहे में से अगर हम एक बार पूंछ काट दें, फिर उसका उसका जो संतान होती है उसकी भी पूंछ काट दें, लगातार हम अगर पूंछ काटते रहे, तो क्या ऐसी चांसेस है कि आने वाली जो चूहों की संतान होंगी वो बिना पूंछ के होंगी? कुत्तों के साथ ऐसा किया जाता है, कई लोगों ने देखा होगा, कुत्तों की पूंछ काट दी जाती है, जबरदस्ती काट रहे होते हैं। तो वही यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा। तो क्या इन चूहों से बिना पूंछ वाली संतति प्राप्त होगी? इसका उत्तर है नहीं, जो स्वाभाविक भी है, क्योंकि पूंछ काटने से जनन कोशिकाओं के जीन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो कोशिका आपने बाहर से अंतर लाया हुआ है, ऐसा सोचते हैं लोग बाग, ऐसा कर रहे होते हैं। अच्छा, ये साइंस बता रही होती है, उसके बाद भी नहीं मान रहे होते हैं कि ऐसा ये लक्षण जो है वो प्रैक्टिकली जो है वो रिसर्च के द्वारा साबित किया है। साइंस बिना रिसर्च पे बात नहीं करती है। तो कई लोग जो है वो कुत्ते, डाबरमैन वगैरह कुत्ते की जो है पूंछ काट देते हैं, और उनको लगता है कि उनके आने वाला बच्चा जो है वो बिना पूंछ के होगा, कई लोग ऐसा मानते हैं। ऐसा एक धर्म में भी माना जाता है ना। इस्लाम में ऐसा माना जाता है, जो इस्लाम में क्या करते हैं, जो लड़के और लड़कियां दोनों के जो जनन अंग होते हैं, उन जनन अंगों पर एक स्किन होती है, फोर स्किन होती है, वो स्किन काम की नहीं है। इस्लाम ऐसा मानता है कि उस स्किन को काट देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए, उसको इस्लाम में खतने के नाम से जाना जाता है। इस्लाम में जो है वो सभी इस्लाम में, मतलब शिया में ज़्यादातर होता है, सुन्नी में नहीं होता है, बहुत कम होता है भी, तो खतना वैसे कॉमन प्रैक्टिस है, इस्लाम में किया जाता है। इस्लाम के अलावा भी और कई धर्म हैं जिसमें किया जाता है, लेकिन मेनली इस्लाम बहुत बड़ा धर्म है, इसलिए उसी की बात कर रहा हूँ। दुनिया भर में सबसे नंबर 1 पे आता है पोजीशन, नंबर 1 या 2 पे आता है, अभी की कंडीशन में मुझे नहीं मालूम है। तो इसलिए उसकी बात कर रहा हूँ। तो खतना नाम का एक टर्म यूज किया जाता है, उसमें क्या करते हैं वो, तो जो जनन अंग है, लड़के लड़की दोनों की है, उसकी जो एक्स्ट्रा चमड़ी होती है उसको काट देते हैं, एक्स्ट्रा चमड़ी को, जनन अंग को नहीं काटते हैं।
है ना। एक्स्ट्रा चमड़ी को जो है वो काट देते हैं। क्यों काट देते हैं? इस्लामिस्ट मानते हैं, इस्लाम को मानने वाले मानते हैं कि वो स्किन जो है वो कई प्रकार के यौन संबंधी रोग हो सकते हैं, उससे कई प्रकार के बीमारियां हो सकती हैं। तो उनका ऐसा मानना है कि अगर इसको काट देंगे तो कई सालों तक अगर इसको काटते रहेंगे तो चांसेस है आगे आने वाली जनरेशन में ये फोर स्किन जो एक्स्ट्रा चमड़ी होती है जननांगों पर, वो चमड़ी आएगी ही नहीं। हालांकि साइंस बोलती है कि वो गलत है, लेकिन इस्लाम उसको मानने को तैयार ही नहीं है ना। जैसे चूहे वाला एग्जांपल यहाँ पर लिया गया कि चूहे की पूंछ काटते जाओगे तो वो आगे आएगी नहीं, ऐसा नहीं है, आती रहेगी वो पूंछ, क्योंकि वो उपार्जित लक्षण है। बाहर आप इस जनन कोशिकाओं पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन इस्लाम उसको मान रहा है और लगातार खतने की प्रैक्टिस की जा रही है। हालांकि WHO के द्वारा और यूनाइटेड नेशंस ने भी इसको जो है वो अप्रूवल नहीं दिया हुआ, कई देशों में जो है वो बैन कर दी गई है, कई अरब कंट्रीज में भी बैन की हुई है खतना की प्रोसेस, है ना। क्योंकि बहुत बेइंतहा जो है बच्चों को, छोटे बच्चों, जब छोटे बच्चे रहते हैं ना तभी खतने की प्रोसेस की जाती है, और बहुत बेहद दर्दनाक प्रोसेस रहती है। बिना कोई एनेस्थीसिया दिए जो है वो चमड़ी अलग कर दी जाती है उनके जननांग से, जिसके कारण से बहुत दर्द होता है उनको। तो वो क्रूरता के अंतर्गत उनको ला दिया गया है। भारत में कई हद तक ये प्रैक्टिस नहीं की जा रही है, बहुत कम एरिया है जहाँ पर अभी भी प्रैक्टिस की जा रही है, वो गलत है। तो इस्लाम ऐसा मानता है कि वो उनकी फोर स्क्रीन वाली नहीं होगी उपटांगों की, लेकिन वो गलत है। जय विकास की संकल्पना उस चीज को नकारती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो उपार्जित लक्षण होगा, और वो ऐसा नहीं होगा कि आने वाली पीढ़ी में वो स्किन खत्म हो जाएगी इस तरह से काटते रहने से, है ना। चार्ल्स डार्विन के बारे में लिखा हुआ है, अ, इनकी बुक है, बुक का नाम इसमें आया होगा शायद, सिद्धांत का नाम आया है, प्राकृतिक वर्णन द्वारा जैव विकास। यही कारण है कि आनुवांशिकता एवं वंशानुगति, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, का ज्ञान जैव विकासवाद को समझाने के लिए आवश्यक है। यही कारण है कि 19वीं सदी में प्राकृतिक वर्णन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले चार्ल्स डार्विन भी इसकी क्रियाविधि नहीं खोज सके। वह अवश्य ही ऐसा कर पाते यदि उन्होंने अपने समकालीन ऑस्ट्रियन ग्रेगर मेंडल के प्रयोगों के महत्व को जाना होता। मेंडल भी डार्विन के सिद्धांतों से अनभिज्ञ थे। अगर वो आज के जमाने में होते ना तो वो खोज सकते थे एक दूसरे की हेल्प लेके, लेकिन कम्युनिकेशन में गैप होने के कारण से वो नहीं कर पाए। सॉरी। यहाँ पर एक टॉपिक दिया हुआ है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। तो इसको अभी आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्या हो रही है बार बार? बेटा बार बार आप म्यूट खोल रहे हो अपना, मैं कब तक शांत रहूंगा, कब तक गुस्सा नहीं करूंगा। आप एक तो पहली बार इतनी बहुत दिनों बाद आए हुए हो, जितनी जल्दी सीख सको अच्छा होगा, नहीं तो मुझे एक बार रिमूव कर चुका हूँ, मुझे बार बार रिमूव करना पड़ेगा, है ना। डिस्टर्ब हो रहा है आपकी वजह से। डार्विन के सिद्धांत हमें बताते हैं कि पृथ्वी पर सरल जीवों में जटिल रूप वाले जीवों का विकास किस प्रकार हुआ। मेंडल के प्रयोगों से हमने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों के वंशानुगति की कार्यविधि का पता चला, परंतु दोनों ही ये बताने में असमर्थ रहे कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई तथा इसका सर्वप्रथम आविर्भाव किस प्रकार हुआ। एक ब्रिटिश वैज्ञानिक JBS हॉल्डन, जो भारत के नागरिक हो गए थे, मतलब वो थे ब्रिटेन के, ब्रिटिश साम्राज्य के थे, लेकिन भारत में बस गए थे फिर बाद ने 1929 में यह सुझाव दिया कि जीवों की प्रथम उत्पत्ति उन सरल अकार्बनिक अणुओं से हुई होगी जो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय बने थे। उसने कल्पना की कि पृथ्वी पर उस समय का वातावरण पृथ्वी के वर्तमान वातावरण से सर्वथा भिन्न था। इस प्राथमिक वातावरण में संभवतः कुछ जटिल कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण हुआ जो जीवन के लिए आवश्यक थे। सर्वप्रथम प्राथमिक जीव अन्य रासायनिक संश्लेषण द्वारा उत्पन्न हुए होंगे। ये कार्बनिक अणु किस प्रकार उत्पन्न हुए, इसके उत्तर की संकल्पना स्टैनले एल मिलर एंड हेराल्ड सी उरे द्वारा 1953 में किए गए प्रयोगों के आधार पर की जा सकी। उन्होंने कृत्रिम रूप से ऐसे वातावरण का निर्माण किया जो संभवतः प्राचीन वातावरण के समान था। इसमें अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड के अणु थे, परंतु ऑक्सीजन के नहीं। पात्र में जल भी था। इससे 100 डिग्री सेल्सियस से कुछ कम ताप पर रखा गया गैसों के मिश्रण में चिंगारियां उत्पन्न की गई। जैसे आकाश में बिजली, एक सप्ताह के बाद 15% कार्बन सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित हो गए। इनमें अमीनो अम्ल भी संश्लेषित हुए जो प्रोटीन के अणुओं का निर्माण करते हैं। तो क्या पृथ्वी पर आज भी जीवन की उत्पत्ति हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। जी हाँ, हो सकती है, लेकिन इस प्रकार का वातावरण मिलना चाहिए उसके लिए। अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड के अणु के, परंतु ऑक्सीजन नहीं थी। ये चीज एक इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है, ऑक्सीजन नहीं थी उस टाइम, है ना। तो अभी तो ऑक्सीजन मौजूद है पृथ्वी पर, तो क्या अभी भी जीवन उत्पत्ति हो सकती है, नए जीवन की उत्पत्ति हो सकती है पृथ्वी पर? ऑक्सीजन जब तक है तब तक तो नहीं। ऑक्सीजन के कारण से वो चीज़ नहीं हो सकती, है ना। तो दूसरे ग्रह पर हो सकती है बिल्कुल, जहाँ ऑक्सीजन नहीं है वहाँ बिल्कुल हो सकती है।
तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कंक्लूजन निकल रहा है इस पैराग्राफ का, वो ये निकल रहा है कि कुछ कॉम्प्लेक्स जटिल कार्बनिक अणु थे पृथ्वी पर उत्पत्ति के साथ साथ, और वो धीरे धीरे कुछ भौगोलिक परिस्थितियों के कारण से सरल कार्बनिक अणुओं में टूट गए और कुछ अमीनो अम्ल में कन्वर्ट हो गए, जिससे कुछ प्रोटीन बने, प्रोटीन का निर्माण हुआ, और उन प्रोटीन से नई कोशिकाएं बनी और जीवन का प्रारंभ हुआ होगा। फिर वही बात आ जाती है कि एक जीव से दूसरे जीव में जो है वो उत्पन्न होते गए। ठीक है। हाँ जी। भैया पृथ्वी पे जीवन तो अभी भी है, वो बोल रहे हैं ना, हम्म, पृथ्वी पे जीवन। हाँ, क्वेश्चन भाई समझिए। डाउट हो रहा है। हम्म, क्या पृथ्वी पर आज भी जीवन की उत्पत्ति हो सकती है? देखो, एक प्रोसेस स्टार्ट हुई स्टार्टिंग में, जो ये पैराग्राफ समझाने की कोशिश कर रहा है, जटिल कार्बनिक अणुओं से। जटिल कार्बनिक कुछ नहीं था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कुछ भी नहीं थे, कुछ जटिल कार्बनिक अणु थे, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स। क्या थे वो तो अभी भी नहीं मालूम है मुझे, मुझे क्या, वैज्ञानिकों को भी नहीं मालूम है। उन जटिल कार्बनिक अणुओं से सरल कार्बनिक अणु बने, जैसे ग्लूकोज तरीके चीज, है ना। सरल कार्बनिक अणु बने जो कि उससे सरल थे, कोशिका या संरचना में उससे सरल थे, जो जटिल था। इन जटिल कार्बनिक अणुओं से फिर उसके बाद जो है वो प्रोटीन बने। उन प्रोटीन के कारण से जीवों की कोशिकाएं बनी। मतलब ये जो आपको मोटा माटी मैंने बताया ना, कि पृथ्वी पर स्टार्टिंग में पानी बना, पानी के बाद जो है वो जीवाणु की उत्पत्ति हुई, उस चीज को ये केमिकली बता रहे हैं। जीवाणु बने तो कैसे बने होंगे? कुछ प्रोटीन से बने होंगे। वो प्रोटीन कहाँ से आया होगा? सरल कार्बनिक यौगिकों से आया होगा। सरल कार्बनिक यौगिक कहाँ से बने? तो कुछ जटिल कार्बनिक यौगिक पहले से मौजूद थे पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ। वो जटिल कार्बनिक यौगिक सरल कार्बनिक यौगिक में कन्वर्ट हुए, सरल कार्बनिक यौगिक प्रोटीन में कन्वर्ट हुए अमीनो अम्ल के द्वारा, और वो जो है फिर नई कोशिकाओं का निर्माण किया उन्होंने। उस वातावरणीय परिस्थिति के कारण से, वो वातावरण की परिस्थिति बताई उन्होंने। यहाँ पर आखिरी में बोला हुआ है उन्होंने, तो क्या पृथ्वी पर आज भी जीवन की उत्पत्ति हो सकती है? जब स्टार्टिंग में हुई थी तब ऑक्सीजन नहीं थी। स्टार्टिंग में साफ साफ लिखा हुआ है, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड के अणु तो थे, परंतु ऑक्सीजन नहीं थी, जिसके कारण से जटिल कार्बनिक अणु जो है। हाँ, अभी क्या हो सकता है, अभी जो पूरी प्रजातियां बन चुकी हैं, जैसे बंदर की प्रजाति मौजूद है, मछली की प्रजाति मौजूद है, कछुओं की प्रजाति मौजूद है, इन प्रजाति से नई प्रजाति बन सकती है, नई प्रजाति बन सकती है। लेकिन आप सोचो कि जीवन प्रारंभ हो सकता है पृथ्वी पर फिर से, पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन अब मौजूद है पृथ्वी पर। ऑक्सीजन नहीं होती तो जीवन प्रारंभ हो सकता था, लेकिन अभी जीवन प्रारंभ होना, नई प्रजाति बन सकती है, वो बिल्कुल सही। नई प्रजाति मंकी से बन सकती है, मंकी की नई प्रजाति बन रही होंगी अभी लगातार, मछलियों की नई प्रजातियां बन रही होंगी, कंटिन्यू चल रही होगी प्रोसेस। लेकिन जीवन प्रारंभ हो सकता है फिर से, जीवन तो ऑलरेडी है ऑक्सीजन होने के कारण से। अगर इन केस अगर ऑक्सीजन हट जाती है, उल्कापिंड गिर जाता है, सारे जीव मर जाते हैं, मनुष्य इंक्लूडिंग सब मर जाते हैं, तो क्या नया जीवन प्रारंभ हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन वो स्टार्टिंग से नहीं होगा। स्टार्टिंग जैसी कंडीशन नहीं होंगी। अब हमको फिर से शुरुआत जैसा पृथ्वी बनी थी वैसी कंडीशन नहीं होंगी। क्यों? केवल और केवल ऑक्सीजन के कारण से। स्टार्टिंग में ऑक्सीजन नहीं थी, वही लिखा हुआ है। अब मामला चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि ऑक्सीजन है। अब प्रजाति ही जो है वो आगे बढ़ रही होगी। उसी को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर दिया हुआ है जाति उद्भव, कैसे एक जाति बनती है। फिर से वही बात बोल रहा हूँ, जाति वाली नहीं है ये, सिंपल किसी जीव की जाति की बात में बात हो रही है। अभी तक हमने जो कुछ भी सीखा वह सूक्ष्म विकास था। ये बढ़ने से पहले एक बार वाला डाउट क्लियर कर दूं, कि जो हाइट होती है, हाइट इज जेनेटिक, वाई एंड वाई नॉट? हाँ, क्लियर नहीं लिखा हुआ। जेनेटिक्स आर अमंग द prominent factors that contributes to how tall you will be।
बोल रहे हैं हाँ, जेनेटिक्स जो होते हैं, जीन्स जो होते हैं, वो कई हद तक आपकी हाइट के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो बिल्कुल जेनेटिक्स के कारण तो है। इसके अलावा बोल रहे हैं और अदर फैक्टर भी हो सकते हैं कि उनके कारण से भी हाइट हो सकती है। तो यहाँ पर तो आंसर ये निकल के आ रहा है कि जेनेटिक होती है हाइट। अभी भी वैज्ञानिक इस पे रिसर्च कर रहे हैं। mediplus.gov. कहाँ की साइट है ये? बस जियो भी लिखा हुआ है। तो बोल रहे हैं साइंटिस्ट आर एस्टिमेटेड दैट 80% ऑफ इंडिविजुअल हाइट इज डिटरमाइंड बाय डीएनए सीक्वेंस वेरिएंट्स दैट दे हैव इनहेरिटेड। मतलब 80% जो हाइट के जो गुण होते हैं वो डीएनए के द्वारा ट्रांसफर हो रहे होते हैं। बट विच जीन्स आर वेरिएंट आर इन एंड व्हाट दे डू अफेक्ट हाइट आर ओनली पार्शियली अंडरस्टूड। पूरी तरह से ये मालूम नहीं है। सम रेयर mutations have dramatic effect on height. For example, variants in F gene and achondroplasia, rare condition characterized by short stature individual of height is controlled by large combination of genetic variants. Such a more ज़्यादा कुछ इसके बारे में अभी पता नहीं है, बोल रहे हैं रिसर्च के मामले में। लेकिन 80% हाइट जो है वो जीन के द्वारा होती है। हाँ, जीन के द्वारा। यहाँ पर कई वेबसाइट, यहाँ पर भी लिखा हुआ भाई, डाल जीन्स एंड हिम देन गेट। कई हद तक बिल्कुल सही है वो जब आंसर आपका कि जीन्स के द्वारा हाइट ट्रांसफर होती है। माता पिता पर डिपेंड करता है आपकी हाइट। लक्षण जो है वो वंशानुगत है, हाइट वाला लक्षण। और मेरे ख्याल से मेंडल का वो लंबा पौधे वाला ने तो वहीं क्लियर कर दिया था ना, वंशानुगत है हाइट वाला। वहां पर भी क्लियर हो रहा है वो चीज। जाति उद्भव। अभी तक हमने जो कुछ भी सीखा है वह सीखा है, समझा, वह सूक्ष्म विकास था। इसका अर्थ है यह है कि परिवर्तन बहुत छोटे हैं, यद्यपि महत्वपूर्ण है। फिर भी ये विशिष्ट स्पीसीज की समष्टि के लक्षणों में परिवर्तन लाते हैं, परंतु इससे यह नहीं समझा जा सकता कि नई स्पीसीज का उद्भव किस प्रकार हो सकता है। नई प्रजाति कैसे बनती है, नई जाति कैसे बनती है, यह तभी कहा जा सकता है जबकि भंगों का यह समूह जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं दो विभिन्न समष्टियों में बढ़ जाए तो आपस में जन्म करने में असमर्थ हो। जब यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है तब हम उन्हें दो स्वतंत्र स्पीसीज कह सकते हैं। तो क्या हम उन कारणों का विस्तारण करें जिसका जिक्र हमने ऊपर किया हुआ है, स्पीसीज की उत्पत्ति के सिद्धांत को समझने का प्रयास करें। तो चैप्टर इतनी जल्दी तो खत्म नहीं होगा। आज टाइम भी कम है, तो ये रूप समष्टि अंग, फिर उसके बाद आणविक आणविक जातिव्रत क्या होता है इसमें भी आएगा एक टॉपिक। आज के लिए इतना ही रखते हैं अपन, आणविक जातिव्रत आएगा टॉपिक, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। भैया, हाँ देख रहे भैया, एक और डाउट था, डोंट हाँ, माइंड। कुछ भैया, आपने कल वो कर्ण पल्लव वाला कॉन्सेप्ट कहा था कि पूछ के आना कि किसके ऐसे मतलब चिपके वाले हैं। तो मेरी मम्मी के हैं बट मेरे नहीं हैं, और मेरी बड़ी मम्मी के भी हैं बट उनकी लड़कियों की नहीं है। हाँ, मेरे भैया के हैं और उनकी लड़के की हैं, लेकिन हमारे नहीं है। मेरी मम्मी के हैं लेकिन। हाँ, तो जरूरी नहीं है आपको अगर मम्मी पापा में से किसी ना किसी के एक तरह से होंगे। अगर आपके कर्ण पल्लव जो ये अलग टाइप के दिखाई दे रहे हैं, यदि अलग है, पापा या मम्मी से आपको मिलता है वो चीज। अगर पापा मम्मी से नहीं आया तो आप ये समझ सकते हो दादा दादी से आया होगा वो। पक्के में आपके कान किसी ना किसी से मिलते होंगे। तो वो केवल ये समझाने के लिए था कि वो आनुवांशिक है। मतलब आपको आपके दादा दादी या मम्मी पापा से आपके कान का शेप मिलता है। यदि वो चिपके हुए हैं तो पक्का है दादा दादी या मम्मी पापा में से किसी ना किसी के होंगे। अगर आप वो अलग है तो भी पक्का है कि आपके मम्मी पापा या दादा दादी में से किसी के होंगे ही, है ना। अब ये मम्मी या पापा के तो चांसेस हो सकता है आपके पापा के आपके कान पापा से मिलते हो या दादा से मिलते हो, अगर मम्मी से नहीं मिल रहे हैं तो बस वहीं तक था वो concept। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। आई होप कुछ नया सीखा होगा। कल फिर मिलेंगे। कल कौन सी तारीख है? 12। 13 को छुट्टी करना पड़ेगी। तो कल फिर मिलते हैं। बाय, गुड नाइट, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव जय गुरुदेव भैया। भैया।